हेलो एवरीवन, मैं अनुज सिंह पाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। और गाइस, आज की इस वीडियो में आप कई चीज़ों को जानेंगे। जैसे ये सबसे पहली वीडियो है मुगल साम्राज्य पर। और गाइस, भारत में बाबर क्यों आया, ठीक है, और किसने बुलाया। तो ये दो महत्वपूर्ण पर्सन होंगे इस वीडियो के, जो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। और साथ ही साथ गाइस, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबर पहला शासक था जो भारत में आया था, ठीक है। इससे पहले तैमूर भी आया था, लेकिन तैमूर उस प्रकार से नहीं आया था जिस प्रकार बाबर भारत में आया था। तो आपको इस वीडियो को, पूरी वीडियो को देखने के बाद कुछ चीज़ें पता लगेंगी, जैसे कि बाबर भारत में ही क्यों आया, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस देखिए, चूंकि बाबर भारत में सेंट्रल एशिया से आया था, तो सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा था कि जिसके कारण बाबर को भारत में आना पड़ा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम सेंट्रल एशिया में चलते हैं। तो अगर सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो 13वीं से 14वीं शताब्दी तक चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने पूरी एशिया को, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं आपके मैप में जो रेड कलर का एरिया है, ये मंगोल साम्राज्य है। तो मंगोलों ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर एशिया के अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही मंगोलों का साम्राज्य समाप्त हुआ, तो उसके बाद में यहाँ पर जो सत्ता जाती है वो जाती है तैमूर के पास। अब चूंकि जो तैमूर था, तैमूर पहला शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। और इसका एक नाम तैमूर लंग भी था क्योंकि ये लंगड़ा था। और तैमूर ने 15वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के विघटन के बाद ईरान और तुरान को फिर से एक शासन के अंतर्गत एकजुट किया। साथ ही साथ गाइस, जो इसका साम्राज्य था, आप देख सकते हैं वोल्गा नदी से लेकर, ठीक है, भारत की सिंधु नदी तक फैला हुआ था। इसमें आज का एशिया माइनर, साथ ही साथ ईरान, आक्सास पार के क्षेत्र, अफगानिस्तान और पंजाब, ठीक है, जो सिंधु नदी का पश्चिमी भाग था पंजाब, वो भी इसके शासन के अंतर्गत था, ठीक है। गाइस, तैमूर चूँकि पहला शासक था और यहीं से इनकी शुरुआत होती है, ठीक है, मुगलों की। तो गाइज, हुआ ये था कि जैसे तैमूर 1405 में मर जाता है, ठीक है, 1405 या 1404, इसके लिए अलग अलग डेट हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं है। लेकिन चूंकि दोनों ही मैंने आपको बता दिए, दोनों ही ऑथेंटिक किताबों में मिलती है, 1404 और 1405। अब क्या होता है कि जैसे तैमूर मरता है, तो गाइज तैमूर के मरने के बाद जो मुगलों में उत्तराधिकार की परंपरा थी, उसमें यह होता था कि जो सत्ता है वो सभी बेटों में बराबर बांट दी जाएगी, ठीक है। तो इस बराबर बांटने के कारण क्या हुआ कि आपस में जो तैमूरी शहजादे थे, उनमें आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, क्लियर। तो बाबर भी उन्हीं सब में से एक था, याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, जैसे ही ये मरता है, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर दो नए रजवाड़े भी उदय होते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया में दो नई ताकतें उभरती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सत्ता के लिए 3 ताकतें हो जाती हैं। और आप मैप में देख सकते हैं कि जो ये तैमूर का साम्राज्य था, हरे रंग से दिखाया गया है, ठीक है। टाइम भी मैंने लिख दिया है और नाम भी लिख दिया है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाबर की, ठीक है। तो गाइस, बाबर से पहले यहाँ पर क्या होता है कि 2 ताकतों का और उदय होता है, एक उज़्बेक और दूसरे सफ़ी। तो गाइस, उज़्बेक जो थे वो था एक मंगोल कबीला, ठीक है, तुर्क और मंगोल कबीला। गाइस, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन जो तैमूरी शहजादे थे वो इन्हें अभी भी असभ्य मानते थे, असभ्य और बर्बर मानते थे, ठीक है। तो इसलिए इन्हें अब कभी भी अपने इक्वल नहीं मानते थे। दूसरे थे सफ़ी। सफ़ी वो थे जो अपने आप को सूफियों का वंशज मानते थे, ठीक है, और इसलिए ये सिया फिरके से संबंधित थे, ठीक है, याद रखना। एक उज़्बेक, दूसरे सफ़ी और तीसरे तैमूर शहजादे, ये तीनों लोग यहाँ पर सत्ता के लिए लड़ते हैं, क्लियर। तो गाइस, क्या होता है कि उसके बाद बाबर जैसी स्टार्टिंग होती है, तो बाबर की स्टार्टिंग होती है 1494 में। 1494 में बाबर 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनता है। अब यहीं से बाबर की जर्नी शुरू होती है, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनमें जो परंपरा थी उत्तराधिकार की, उसमें तैमूरी शहजादे आपस में सभी लड़ते रहते थे, ठीक है। तो बाबर ने भी अपने चाचा से समरकंद, जो कि दूसरा एक छोटा सा प्रदेश था, ठीक है, समरकंद को अपने चाचा से 2 बार इसने जीता था। लेकिन क्या होता है कि इसके चाचा ने फिर मदद ली एक उज़्बेकी सरदार शैबानी खान की, ठीक है। तो शैबानी खान ने जब दूसरी बार इसने समरकंद को जीता था, तो शैबानी खान को बुलाकर इसके चाचा ने इसे समरकंद से बाहर निकलवा दिया, ठीक है। तो इसके अलावा फिर बाबर यहाँ से सत्ता समाप्त, क्लियर।
अब फिर बाबर क्या होता है कि बाबर ने काबुल को 1504 में जीत लिया था, ठीक है, जो कि आप सभी की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसे कीवर्ड्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या होता है कि जब इसने काबुल को 1504 में जीत लिया तो 14 साल तक ये केवल और केवल इस बात का इंतजार करता रहा कि अपने वतन वापस कैसे लौटा जाए, ठीक है, कैसे शैबानी खान से अपना वापस जो इनका साम्राज्य था उसको वापस लिया जाए। इस लंबे इंतजार के बाद गाइस इसने तय किया कि ये अपने चाचा की मदद लेगा जो कि हेरात का शासक था, ठीक है। गाइस जैसे इसने प्रयास किया उससे पहले ही शैबानी खान ने हेरात को भी रोन दिया, ठीक है, अर्थात समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से इसकी सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। और फिर 1510 में देखिए, चूँकि जब ये शैबानी खान जो कि उज्बेक सरदार है हेरात को जीतता है तो हेरात के साथ ही साथ दावेदार सफ़वी भी थे, ठीक है। तो अब ये टकराव किसके बीच हो जाता है, ये टकराव 3 लोगों के बीच हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सफ़वी भी इस क्षेत्र की इच्छा रखते थे। तो जैसे ही ये उज्बेकों के पास गया तो सफ़वी उज्बेक आपस में लड़ते हैं, ठीक है। इनका एक कमांडर होता है शाह इस्माइल, ठीक है। 1510 में शाह इस्माइल अब उज्बेकों के साथ लड़ेगा और किसे मार देगा, ये मार देगा शैबानी खान को, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों ताकतें अब यहाँ पर लड़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे स्थिति बदलती है। तो बाबर एक बार फिर से ईरानी फौजों की मदद से समरकंद को जीत लेता है, ठीक है। तो बाबर सत्ता में दोबारा वापस लौट आता है और कुछ टाइम के लिए ये यहाँ की समरकंद की गद्दी पर भी बैठता है। लेकिन गाइस ईरानी जो सरदार होते हैं वो इसे अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं और बाबर को ये सब पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो बाबर चाहता है कि जल्दी ही अब उनके हाथ से भी निकला जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि टाइम बदलता है और उज्बेक एक बार फिर से ताकतवर होते हैं और बाबर को फिर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो गाइज ये आपने देखा कि बाबर बार बार जीत रहा था, हार रहा था, जीत रहा था, हार रहा था। तो ये सब स्थिति चल रही थी सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो गाइज इसी टाइम पर एक, चूंकि अब बाबर के पास कुछ बचा नहीं था, ठीक है, बाबर पूरी तरह से हार चुका था और साथ ही ये सफ़वी और उज्बेकों से भी नहीं लड़ सकता था, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर एक परिवर्तन होता है जो कि बहुत बड़ा टर्न बैक है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में चूंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर लोदियों का शासन चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो रही थी। तो गाइस इसे एक आमंत्रण आता है और ये आमंत्रण भेजा था एक राजपूत सरदार राणा सांगा ने, ठीक है, क्योंकि राणा सांगा को लगता था कि जैसे बाकी लोग सेंट्रल एशिया से आते थे, लूट मचाते थे और वापस चले जाते थे, ठीक है। तो राणा सांगा को यहाँ पर लगता है कि ऐसे ही बाबर भी आएगा और वापस लौट जाएगा, क्लियर। तो राणा सांगा का जो संदेशवाहक होता है वो बाबर के पास जाता है और भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बाबर को और यहाँ पर मजबूती मिलती है कि नहीं, यहाँ पर अब उम्मीदें हैं, ठीक है। और इसके अलावा गाइस बाबर के लिए और भी कई प्रकार से दिल्ली महत्वपूर्ण थी, भारत महत्वपूर्ण था। वो इसलिए क्योंकि जब तैमूर आया था, ठीक है, तो तैमूर अपने साथ बाबर से एक बहुत भारी खजाना लेकर लौटा था और साथ ही साथ अपने साथ कुशल दस्तकार भी लेकर गया था जिन्होंने इनकी राजधानी को मजबूत और सुंदर बनाने में मदद की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से बाबर की जो उनका पूर्वज था तैमूर, ठीक है, वो इच्छाएं भी थी कि दिल्ली को जीता जाए। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर बाबर कहता भी है कि मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में कभी ख्याल नहीं छोड़ा, ठीक है, अर्थात हमेशा इसके दिमाग में चलता रहता था कि बाबर भारत को जरूर जीतना है, ठीक है। तो गाइस ये सब चीज़ें थी क्योंकि आपने देखा कि सेंट्रल एशिया में बाबर के पास कुछ बचा नहीं था ज़्यादा, ठीक है। उसके पास अब अगर जिंदा रहना तो पश्चिम की तरफ ही, सॉरी, पूर्व की तरफ चलना था, ठीक है। और राणा सांगा का जो आमंत्रण होता है वो यहाँ पर एक तरफ है सोने के सुहागा काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो बाबर को आमंत्रित करते दिल्ली आने के लिए और उसके बाद बाबर भारत में आता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैंने अब ये आपको बता दिया है, सब चीज़ें क्लियर करा दी हैं कि बाबर सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा था, कि बाबर को भारत ही आना पड़ा, ठीक है, और साथ ही साथ किसने बाबर को भारत में बुलाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और गाइस आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आने वाला लेक्चर इससे अपकमिंग पार्ट होगा, आगे के पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बाबर ने भारत में बैक टू बैक आते ही 4 युद्ध जीते थे, ठीक है। तो गाइस ये चारों युद्ध आपको आगे अलग अलग लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको डीप बताया जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ गाइस आपको जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए आपको बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। और साथ ही साथ आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अब फिर आपसे मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।